आपने पहले पार्ट का तो वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लीजिए, जिससे आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि अब तक अफगानिस्तान में क्या हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या थी और अब जब यूएस एंट्री कर रहा है उसके बाद का सिनेरियो क्या बनता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पहला वाला नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए जाकर के, फिर आप इस वीडियो पे आइएगा। यूएस के एशिया में दो बड़े इंपॉर्टेंट एलाई होते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा सऊदी अरेबिया। और अगर अफगानिस्तान में रशिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लेता है तो यूएस कभी भी पूरे एशिया में अपना इन्फ्लुएंस नहीं जमा पाएगा। यूएस डायरेक्ट अफगानिस्तान में भी नहीं घुसना चाहता था। इससे यूएसएसआर और यूएसए के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाती, जो कि यूएस नहीं चाहता था। और यहां यूएस खेलता है डर्टी गेम। यूएसए अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को अपना फुल सपोर्ट देता है। इसमें यूएसए की मदद करता है पाकिस्तान, जहां उन मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग होती है। यूएसए रशिया को रोकने के लिए बिलियन डॉलर्स पानी की तरह बहा देता है। यूएस की सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मकतब अल खिदमत, जिसमें वो अफगानी लोगों की भर्ती करते हैं, ये बोलकर कि एक खुला युद्ध है इस्लाम के खिलाफ, आओ इसमें लड़वा करके। और इसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होते हैं जो इस पूरे रिक्रूटमेंट को संभालते हैं। वो होते हैं ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला आजम, उमर कादर। ये तीनों पहुंचते हैं पेशावर पाकिस्तान में। ये डायरेक्टली तो वॉर में नहीं इंडल्ज होते, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, मुजाहिदीनों की भर्ती करते हैं और उनका पूरा डेटा इन्हीं के पास होता है। इससे होता यह है कि बड़ी क्वांटिटी में मुजाहिदीन भर्ती होते हैं और यूएसएसआर के खिलाफ लड़ते हैं। यूएसएसआर की आर्मी तो बहुत पावरफुल होती है, लेकिन अफगानिस्तान का एरिया ऑलमोस्ट हिली और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण सोवियत आर्मी को बहुत मुश्किल झेलनी पड़ती है। मुजाहिदीन भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ते थे, बल्कि छुप छुप के हमले करते थे, कहीं से भी अटैक कर देते थे। एक तरह ये प्रॉपर गोरिल्ला वॉर थी। मुजाहिदीन पूरे एरिया से अच्छे से वाकिफ थे, लेकिन सोवियत आर्मी के लिए ये सब चीजें बहुत मुश्किल थी। यूएसएसआर के पास बड़ी एयरफोर्स तो थी, लेकिन यूएसए ने उनके काउंटर के लिए मुजाहिदीनों को एडवांस मिसाइल भी दे रखी थी, जिससे वो फाइटर जेट्स को गिरा देते थे। यूएसएसआर को इन सब चीजों से बहुत नुकसान हुआ। यूएसएसआर पिछले 10 सालों से अफगानिस्तान में लड़ रहा था, लेकिन फरवरी 1989 तक यूएसएसआर अपनी सारी फोर्सेस को वापस बुला लेता है। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान की सिटीज पर तो कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वो विलेजेस पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। इन 10 सालों की लड़ाई में यूएसएसआर ने करीब अपने 15,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स को खो दिए थे और लास्ट में यूएसएसआर को अफगानिस्तान से खाली हाथ लौटना पड़ा। यूएसएसआर के जाने के बाद अब मेन प्रॉब्लम आती है कि अफगानिस्तान को अब संभालेगा कौन। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि यूएसएसआर से लड़ने के लिए पूरे अफगानिस्तान में अलग अलग ग्रुप्स बने थे। अब वही ग्रुप्स अफगानिस्तान में पावर के लिए आपस में ही लड़ने लगे। 1992 में इन सभी ग्रुप्स के लीडर पाकिस्तान के पेशावर में एक मीटिंग रखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अफगानिस्तान में किसके पास कितनी पावर होगी और कौन क्या संभालेगा। इस पूरी मीटिंग के बाद एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है और उसको नाम दिया जाता है पेशावर अकॉर्ड। हालांकि इसका ज्यादा कुछ पॉजिटिव असर देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि जिनको कम पावर मिलती होती है वो उसको मानते ही नहीं है, जिसके रिजल्ट में पूरे अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। इन्हीं खूब सारे मुजाहिदीन ग्रुप्स में से एक ग्रुप होता है स्टूडेंट्स विंग का। यह ग्रुप बाकी सभी ग्रुप से बड़ा और पावरफुल होता है। दरअसल पश्तो में स्टूडेंट को हम बोलते हैं तालिब, और यहीं से वर्ड आया तालिबान। इस ग्रुप के लीडर होता है मुल्ला मोहम्मद उमर। 1994 की शुरुआत से लेकर 1996 तक मुल्ला मोहम्मद उमर की लीडरशिप के अंदर तालिबान अफगानिस्तान का लगभग 90% एरिया अपने कंट्रोल में ले लेता है और पीडीपीए के प्रेसिडेंट रब्बानी को मार देता है। मुल्ला मोहम्मद उमर अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रख देता है और पूरी कंट्री में स्ट्रिक्ट शरिया लॉ को इंप्लीमेंट कर देता है, जिसके अंदर महिलाओं की शिक्षा, बाहर काम करना सब बैन हो जाता है। यहां तक कि महिलाएं बिना मेल के बाहर भी नहीं जा सकती थी। पब्लिक एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है, जो चोरी करते हैं उनके हाथ काट दिए जाते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान के अंडर इकोनॉमिक कंडीशन भी गिरती चली जाती है। दुनिया में केवल 3 ऐसी कंट्रीज होती हैं जो तालिबान की रिजीम को रिकॉग्नाइज करती हैं। वो होती हैं सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान। पाकिस्तान की आईएसआई से तालिबान को बहुत सपोर्ट मिलता है। इसी एरा के अंडर उसामा बिन लादेन की जो अलकायदा होती है उसकी भी बड़ी ग्रोथ होती है। मुल्ला मोहम्मद उमर
ओसामा की काफी मदद करता है। जब यूएसए के इंटरफेयर के कारण ओसामा को सूडान से निकाल दिया जाता है, तब उमर ही ओसामा की मदद करता है और उसको अफगानिस्तान में रहने के लिए जगह देता है। और फिर वहीं से ओसामा दुनिया भर में टेरर अटैक्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करता है। ओसामा यहीं से यूएसए पर 9/11 का अटैक करवाता है। तब यूएसए तालिबान से ओसामा को हैंडओवर करने की बात करता है, तो तालिबान यूएसए की डिमांड को मना कर देता है। इसके भी कई कारण थे। पहला तो ये कि मोहम्मद उमर की ओसामा ने यूएसएसआर के अगेंस्ट ऑपरेशन में बहुत मदद की थी। दूसरा, अगर उमर यूएसए की डिमांड को मान जाता तो अफगानिस्तान की जनता में यह संदेश जाता कि तालिबान यूएसए के सामने झुक गया। और तीसरा ये कि पश्तो में एक कहावत है कि आप अपने गेस्ट को किसी को हैंडओवर नहीं कर सकते, इसलिए ओसामा को यूएसए को नहीं देता। जब ये नहीं देते तो यूएसए और उसके नेटो अलाइज सब मिलकर अफगानिस्तान पर अटैक कर देते हैं। यूएसए पहले तो एयर स्ट्राइक करता है, फिर बाद में यूएसए और नेटो नेशन अपनी स्पेशल फोर्सेस को भी ग्राउंड में उतार देते हैं। और इसके कुछ हफ्तों बाद ही तालिबान रूल अफगानिस्तान में कोलैप्स कर जाता है। यूएसए धीरे धीरे अफगानिस्तान में इंपॉर्टेंट सिटीज पे अपना कब्जा जमा लेता है। यूएसए अफगानिस्तान में प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है और हामिद करजई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में यूएसए तालिबान के लोगों को वोटिंग करने नहीं देता और बाद में यही गलती यूएसए को भारी पड़ती है। इसी साल 2003 में यूएसए इराक पर भी अटैक कर देता है, जिसके कारण यूएसए एक ही टाइम में 2 कंट्रीज में उलझ जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए तालिबान दोबारा टेरिटरी रिग्रेन करने लगता है। यूएसए तालिबान पर ड्रोन स्ट्राइक्स भी करता है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पोरस होने के कारण तालिबान के लोग अटैक करके पाकिस्तान में छुप जाते थे और यूएसए पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकता था। मुल्ला उमर, जो कि अभी तक चुपचाप बैठा था, अब उसके भी वीडियो सामने आने लगते हैं। उमर बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हक्कानी नेटवर्क, मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और अलकायदा के साथ मिलकर अलायंस बनाकर यूएस के अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान लोगों में ये संदेश भिजवाया जाता है कि यूएसए की बनाई गई गवर्नमेंट करप्ट है। यूएस जितना भी पैसा देता है अफगानिस्तान की डेवलपमेंट को लेकर, वो सब गवर्नमेंट खा जाती है। ये बात तो तालिबान खूब फैलाता है, जिससे लोकल अफगानी के अंदर और गुस्सा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेकर बढ़ने लगता है। ये तो रीजन होता है। इसके साथ ही नेटो फोर्सेस भी अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलते वक्त काफी गलतियां करती हैं, जिसके कारण अफगानी लोग इनसे दिन पर दिन और इनके अगेंस्ट होते जाते हैं। एक केस है मई 2006 में यूएस आर्मी के ट्रक से एक अफगानिस्तानी जो सिटीजन होता है उसकी डेथ हो जाती है और गुस्से में लोग इन पर पत्थर मारते हैं, जिसके रेस्पॉन्स में यूएस आर्मी सिटीजन्स पर फायर कर देती है, जिसमें 20 सिटीजन्स की डेथ हो जाती है। ऐसा ही केस एक होता है मार्च 2007 में। यूएस आर्मी शिनवार में तालिबान पर अटैक करती है और वहां भी 12 अफगानी सिटीजन्स मार दिए जाते हैं। सितंबर 2009 में कुंडूज में तालिबान 2 वाइल्ड टैंकर्स को हाईजैक कर लेता है, जिसके रेस्पॉन्स में नेटो एलाइज एयर स्ट्राइक करते हैं, जिसमें 179 लोगों की डेथ हो जाती है और इसमें 100 से ज्यादा सिविलियन होते हैं। 2008 में हस्का के महीने में यूएसए एयर स्ट्राइक करता है और गलती से बॉम्ब एक वेडिंग में गिर जाता है, जिसमें 47 लोगों की जान चली जाती है और दुल्हन भी उसमें मार दी जाती है। फिर जुलाई 2010 में यूएस गवर्नमेंट के करीब 90,000 डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाते हैं, जिसमें ये क्लियरली लिखा होता है कि कैसे नेटो ने अफगानिस्तान में सिविलियंस की जान ली है। इन सब रीजंस के कारण अफगानिस्तान के लोग यूएस और नेटो से दूर होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यूएसए अफगानी कल्चर है और वहां के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता। दिन पर दिन लोगों का गुस्सा बढ़ता जाता है। इवन जो अफगानिस्तान की आर्मी में सोल्जर्स होते हैं वो भी यूएसए के अगेंस्ट होने लगते हैं। वहां के अब नॉर्मल लोकल सिटीजन्स भी यूएसए और नेटो फोर्सेस पर अटैक करने लगते हैं। इस 20 साल की लड़ाई में यूएसए के करीब 6000 सोल्जर्स मार दिए जाते हैं। वहीं नेटो के करीब 1000 सोल्जर्स और अफगानी सिटीजन्स का आंकड़ा तो 10,000 के ऊपर चला जाता है। इतना सब होने के बाद आता है साल 2020। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पीस टॉक के लिए तालिबान से मिलते हैं। 29 फरवरी 2020 को यूएस और तालिबान के बीच दोहा में एक एग्रीमेंट होता है, जिसको बोला जाता है दोहा एग्रीमेंट ऑफ 2020। इन पूरी बातचीत से अफगान गवर्नमेंट को बाहर रखा जाता है।
यह एग्रीमेंट सिर्फ यूएस और तालिबान के बीच ही होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि नेटो फोर्सेस पूरी तरह से अफगानिस्तान से पुल आउट कर लेंगी। तालिबान ना अलकायदा को सपोर्ट करेगा और ना ही उनको अपनी जमीन इस्तेमाल करने देगा। कुछ चीजें इस एग्रीमेंट की बिल्कुल सीक्रेट रखी गई हैं, जिसके बारे में सिर्फ यूएस और तालिबान को ही पता था। अगस्त 2021 तक नेटो फोर्सेस फुली अफगानिस्तान को छोड़कर चली जाती हैं। वहीं अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़कर भाग जाते हैं। 7 सितंबर 2021 को तालिबान अफगानिस्तान पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, जिसमें मुल्ला मोहम्मद हसन डिक्लेयर हिमसेल्फ एज पीएम एंड अब्दुल घानी बरादर एज डेप्यूटी पीएम। ये सब होने के बाद तालिबान कहता है कि वो गर्ल्स एजुकेशन को नहीं रोकेगा, वो विमेंस को राइट देंगे और कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं लाएंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। तालिबान गर्ल्स के सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पर बैन लगा देता है। विमेंस के जॉब करने पर बैन लग जाता है। इसके साथ ही स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड भी इन्फोर्स करवाने के लिए मोरालिटी फोर्स भी बना दी जाती है। तालिबान के अफगानिस्तान के टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बुरी तरह से सफर करती है। विमेंस की पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बैन करने के कारण जीडीपी को लगभग 5% का नुकसान होता है। फॉरेन फंड्स और इंटरनेशनल बैंकिंग टाइज फ्रीज होने से फूड और कैश की भारी कमी हो जाती है। 2024 की यूएनडीपी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान में 75% आबादी के पास खाने को खाना नहीं है। लाखों नौकरियां चली जाती हैं। तालिबान के आने से अफगानिस्तान की इकोनॉमी 30% तक कम हो जाती है। तालिबान को उसके पहले 4 सालों तक किसी भी देश ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया था। जुलाई 2025 में रशिया पहला देश बना जिसने तालिबान रेजिम को मान्यता दी। अभी कई देशों ने तालिबान से इनफॉर्मल टाइज बना रखी हैं, जैसे चाइना, ईरान, टर्की और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स काबुल के साथ एंगेजमेंट रखते हैं। चाइना ने एनवॉयस भेजे और माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ऑफर की, वो भी बिना फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन की। अक्टूबर 2025 में इंडिया ने भी काबुल में अपनी एम्बेसी दोबारा खोली और तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को होस्ट किया। इससे इंडिया की प्रैग्मेटिक अप्रोच माना जा रहा है। 2021 के बाद से ही भले ही अफगानिस्तान में फुल स्केल सिविल वॉर नहीं हुई हो, लेकिन वायलेंस अब भी जारी है। तालिबान क्लेम करते हैं कि वो देश में ऑर्डर बनाए रखे हुए हैं, लेकिन आईएसआईएस के जो अलकायदा से जुड़ा एक फैक्शन है ने सुसाइड बॉम्बिंग किए हैं, खासकर शिया कम्युनिटीज और अन्य ग्रुप्स को टारगेट करके। यूएन की 2025 की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि तालिबान अब भी अलकायदा के सेफ हेवंस को टॉलरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स तालिबान पर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के सीरियस आरोप लगाते हैं, जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, डिसअपीयरेंसेस और प्रेस फ्रीडम पर भी क्रैकडाउन हो रखा है। अफगानिस्तान में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हैं। दशकों की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पूरी तरह से एड पर ही डिपेंडेंट हो चुका है। खुद का कुछ बचा नहीं है। सोशल लेवल पर वुमेन्स और माइनॉरिटी की कंडीशन हद से ज्यादा खराब है। तालिबान गवर्नमेंट को भी ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं मिली है। दुनिया की मोस्टली कंट्रीज रिकॉग्नाइज करने से पहले ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करने की कंडीशन रखती हैं। अगर अभी अफगानिस्तान की हेल्प दुनिया नहीं करती तो यह अफगानिस्तान दुनिया के लिए क्राइसिस बन सकता है।